कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्या अर्थ और स्मृति के साथ जयपुर चली गई थी और अरण्य को उसके जाने से काफ़ी खाली खाली लग रहा था। इतनी शांति सी हो रखी थी एक उसके ना होने से इस घर में, और उसके रूम में उसकी ज़िंदगी का चलता फिरता तूफान थी उसकी आर्या। आर्या, तबीयत कैसी है अब जीजू सा की? स्मृति ने आर्या से पूछा। वो अभी रास्ते में ही थे। अर्थ ड्राइव कर रहा था और उसके साथ आगे स्मृति बैठी थी। पीछे की सीट पर आर्या थी। ठीक है, बट मेमोरी नहीं आई। नई यादें बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद उन्हें एहसास दिला सकूँ उनके प्यार का। परेशान मत हो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, स्मृति ने उसे समझाते हुए कहा। स्मृति, यार तुम ठीक से जानती नहीं हो, वो परेशान होने वालों में से नहीं है, परेशान करने वालों में से है, अर्थ ने कहा। तो आर्या ने आगे की तरफ झुकते हुए उसके बाल खींचे। कुत्ते, हमने कब परेशान किया तुझे? अपनी बीवी के सामने पिटने वाला है तू हमारे से, वो गुस्साते हुए बोली। हाँ, ये परेशान करना नहीं, इसे तो प्यार करना कहते हैं ना। तो वो तो उस शख्स पर डिपेंड करता है, और तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि हम प्यार से ट्रीट करें। उनको ऐसे आपस में बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते देखकर स्मृति मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। कैसी बीबी हो यार तुम, तुम्हारे सामने ये लड़की तुम्हारे पति से ऐसे पेश आ रही है और तुम हंसकर मज़े ले रही हो, अर्थ ने अब मुंह बिगाड़ते हुए स्मृति से शिकायत की। क्योंकि ये आप दोनों दोस्तों के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं आने वाली, वो मुस्कुराते हुए ही बोली। तेरी तरह गधी नहीं है वो, समझदार है, आर्या ने कहा तो वो चिढ़ सा गया। आर्या अब अपनी सीट पर ठीक से बैठी। उसने अपना फ़ोन ओपन करके देखा, पर अरण्य का कोई कॉल मैसेज नहीं था। वो फीका सा मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद करके सीट से सिर टिका ली। आई नो कि आप हमें मिस तो ज़रूर कर रहे होंगे, पर सामने से जता देंगे तो कहीं हम खुश ना हो जाएं। हमारे पहले वाले उमल जी अब तक दसों कॉल्स और टेक्स्ट कर चुके होते। बुरे तो आप अब भी नहीं हैं, बस वही खड़ूसपना आ गया है। वो अरण्य के बारे में सोचते हुए खुद से ही बातें किए जा रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से फ़ोन की तरफ देखा। उस पर उमल जी देखकर आर्या, जो थोड़ी देर पहले तक कुछ उदास हुई थी, उसकी सारी उदासी गायब हो गई। पर उसने कॉल नहीं रिसीव किया। आखिर इतनी आसानी से वो कैसे बात कर लेती उससे? अब जाकर इतनी लेट कॉल कर रहा था वो। फ़ोन रिंग कर रहा है तेरा, रिसीव क्यों नहीं कर रही? अर्थ ने कहा। तू अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे बस, उसने तुनकते हुए कहा कि उसका फ़ोन दोबारा से बजा तो उसने कॉल कट कर दिया। जब फिर से कॉल आने लगी तो उसने रिसीव किया। हाँ कहिए। आर्या, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी यार? कितनी टेंशन होने लगी थी हमें। आपको टाइम है हमारी टेंशन लेने का, वो कुछ चिढ़ते हुए बोली। ये आपकी नाक पर हर वक्त इतना गुस्सा क्यों सवार रहता है, ये समझ नहीं आता हमें, आपकी हरकतों की वजह से। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आप पहुंची कि नहीं? मासा भी पूछ रही थी हमसे। 1 घंटे लगेंगे अभी। ठीक है, पहुंचकर कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, कहते हुए अरण्य ने कॉल कट कर दिया। करीब घंटे भर बाद वो लोग जयपुर पहुंच गए थे। अर्थ और स्मृति एक रूम में चले गए थे और आर्या दूसरे रूम में आई। उसने बैग में से अपने कपड़े निकाले और फिर चेंज करने चली गई। वो शावर लेकर आई, उसके बाद अरण्य को मैसेज किया और फिर बिस्तर पर गिर गई। बहुत थकान सी हो रही थी उसे, कल से कैंप लगना था, आज तो शाम हो ही चुकी थी। आर्या को जयपुर गए हुए 4 से 5 दिन हो चुके थे। शाम का वक्त था। अरण्य डिनर के बाद बेड पर लेटा हुआ था। उसे आर्या के बिना ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। ये हॉस्पिटल से तो कब की आ चुकी होंगी, फिर कॉल क्यों नहीं किया? हमने कहा भी था, अरण्य ने टाइम देखते हुए कहा। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। उसने आर्या को कॉल किया पर उसका नंबर लग ही नहीं रहा था, तो उसने परेशान होते हुए अर्थ को कॉल किया। हेलो। हाँ अर्थ, आर्या कहाँ है? उनकी कॉल नहीं लग रही। आर्या वो रूम में होगी ना? आपने 1 मिनट मैं देख कर बताता हूँ, कहते हुए अर्थ अपने रूम से बाहर निकला और बगल वाले रूम की तरफ गया, पर वो बाहर से लॉक था। आर्या का रूम बंद है, पर इस टाइम वो कहाँ जाएगी इतनी बारिश में, और आज का तो मौसम भी ठीक नहीं है, वो बड़बड़ाते हुए बोला। अर्थ, बात कराइए मेरी आप आर्या से।
आर्या रूम में नहीं है, रूम लॉक है उसका। क्या मतलब रूम लॉक है? आप क्या इतना भी नहीं देख सकते थे? कैंप से तो वो आपके साथ ही आई होंगी ना? नहीं, दरअसल मैं थोड़ा पहले चला आया था, अर्थ ने बुझी हुई आवाज़ में कहा तो अरण्य को गुस्सा आया। आप वहाँ गए थे, इसी भरोसे से हमने अपनी आर्या को आपके साथ भेजा था। अगर उन्हें कुछ हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो कुछ चिल्लाकर बोला और कॉल कट कर दिया। अर्थ कोई परेशानी है क्या? अर्थ जल्दबाजी में अपने रूम में आया तो स्मृति ने उससे सवाल किया। स्मृति, यार आर्या का रूम लॉक है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। गार्ड से पूछा तो वो कह रहा है कि आर्या आई ही नहीं। आई नहीं? पर बाहर का मौसम कितना खराब है, इतनी तेज आंधी और तूफान। पता नहीं वो कहाँ और किस हालत में होंगी। स्मृति को भी उसकी फिक्र हो रही थी। वही सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना अपना, अर्थ ने उससे कहा और फिर तेज कदमों से बाहर चला गया। और अरण्य आर्या के ना मिलने की बात से इस कदर बेचैन हो चुका था कि वो जिस हालत में था वैसे ही भागता हुआ घर से बाहर आया। उसने पार्किंग से गाड़ी निकाली और जितनी तेज स्पीड हो सकती थी उतनी ही फास्ट ड्राइव कर रहा था वो। उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए चल रही थी। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ से आर्या को कॉल भी किए जा रहा था, लेकिन कॉल नॉट रीचेबल ही आ रही थी। उसकी जान मुंह में अटकी हुई थी। आर्या के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने किसी रील की तरह घूम रहे थे। कुछ नहीं हो सकता हमारी बेटू को, कुछ भी नहीं, वो चिल्लाकर बोला। उसकी हालत ऐसी थी कि सामने वाला उसे देखकर भी एक पल को डर जाए। आंखें लाल और गुस्से से माथे पर तन चुकी हुई नसें। आर्या की शरारतें, उसकी बातें सब अरण्य को सुनाई दे रही थी। जाने कितनी ही आवाज़ें एक साथ उसे सुनाई देने लगी और सिर में भी दर्द की एक तेज लहर सी उठी। उमल जी, कुछ भी कहो, आप हैंडसम तो बहुत लगते हो और हमारा मन करता है हम आपको ऐसे ही देखते रहें। शरारती बच्चा, बातें बहुत आने लगी है तुम्हें। सिर्फ बातें ही नहीं, प्यार भी बहुत आता है आप पर। बेटू, फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अरण्य ने टी शर्ट पहनते हुए कहा तो उसका मुंह बन गया और उसे ऐसे अजीब गरीब मुंह बनाता देखकर अरण्य उसके पास आया और उसके गाल को चूम लिया। पढ़ाई कीजिए ध्यान से, वरना कम मार्क्स आए तो आपके कॉलेज नहीं जाएंगे हम प्रोफेसर से मिलने। हाँ पता है हमें, वो मुँह सिकोड़ते हुए बोली और फिर पढ़ने लगी। आई लव यू मेरा बच्चा। ऐसी ही जाने कितनी ही बातें, कितने ही सीन उसकी आंखों के सामने चलने लगे थे। बेटू, उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए आंखें बंद करके कुछ तेज आवाज में कहा और गाड़ी रोक दी। अरण्य ने 6-7 घंटे की दूरी महज 3.5 घंटे में ही तय कर ली थी। इस स्पीड से उसने गाड़ी चलाई थी। उसने अब अर्थ को कॉल किया। अर्थ, आर्या का कुछ पता चला? उसने कॉल रिसीव होते ही पूछा। अभी नहीं, मैंने हर जगह देखा जहां अंदाज़ा हो सकता है, पर कोई पता नहीं चला आर्या का। पुलिस में कंप्लेन कर दी है। एड्रेस सेंड करो कैंप वाली एरिया का। पर आप जितना कहा है बस उतना ही करो, वो कुछ गुस्से से बोला तो अर्थ ने उसे एड्रेस सेंड कर दिया। अरण्य ने एक गहरी सांस खींची और फिर उसे जैसे ही कुछ याद आया उसने आर्या की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। उसकी लास्ट लोकेशन कैंप से 10 किलोमीटर दूर की शो हो रही थी। ये रास्ता तो इनके होटल की तरफ को भी नहीं जाता है। फिर आर्या उस तरफ क्यों गई? उसके जहन में ख्याल आया और उसने अपनी गाड़ी उसी रोड पर दौड़ा दी। इस वक्त रात के 12:30 से 1 के करीब का वक्त था और इधर गांव एरिया होने की वजह से बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। अरण्य ने गाड़ी रोकी और उससे बाहर निकला। कुछ 2-4 घर ही रास्ते के साइड में थे। आर्या बेटा कहाँ है यार आप? प्लीज़ वापस आ जाइए, वो परेशान सा बोला। आर्या की लास्ट लोकेशन यहीं की शो हो रही थी। बारिश भी थम चुकी थी। अब उसने कुछ लोग जो बाहर सोए हुए थे उनको जगा कर आर्या के बारे में पूछा, पर कुछ भी पता नहीं चला। वो सोच रहा था कि अब आगे वो आर्या को कहाँ ढूंढे कि उसका फ़ोन बजने लगा। उस पर आर्या का नंबर फ्लैश हो रहा था, जो देखकर जैसे उसकी जान वापस आई और उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। कहाँ हैं आप? उमल जी, रूम पर हैं हम, अभी तो आए हैं, हम आते हैं, अरण्य ने उसकी बात काटकर कहा और कॉल कट कर दी। कुछ ही देर में वो उसके रूम में था। आप बेवजह ही इतना परेशान हुए? इतनी रात में यहाँ तक भागते हुए आए? अर्थ ने हमें बताया कि आर्या उसके आने पर बोल ही रही थी कि अरण्य ने एक झटके से उसे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया।
उसका पूरा वजूद कांप सा रहा था। इस एक शख्स को खोने का ख्याल भर उसकी जान निकाल गया था और वो कह रही है कि परेशान नहीं होना था। उमल जी, आर्या ने उसे इतना घबराया देखा तो आहिस्ता से उसकी पीठ पर हाथ रखा। अरण्य की सांसें काफी तेज चल रही थी इस वक्त और उसकी पकड़ आर्या पर कसती ही जा रही थी। बेटू, हमारा बच्चा, आप नहीं समझ सकती हमारी कंडीशन। अगर आपको कुछ हो जाता तो जान निकल जाती आपकी उमल जी की। हम कितना परेशान हो चुके थे। कहाँ चली गई थी आप? हाँ, कोई ख्याल है आपको हमारा कि नहीं? वो कुछ न कुछ बोले जा रहा था और उसकी ये तड़प भरी बातें अपने लिए बेटू सुनना आर्या को जैसे अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर तक वो उसे अपने में जकड़ा रहा और फिर उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। उमल जी, उमल जी, आपको हम याद हैं? आपने अभी हमें बेटू बोला ना? वो जैसे यकीन कर लेना चाहती थी इस बात पर। हमारा बच्चा, आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? वो जैसे उसकी बात ही नहीं सुन रहा था और उसके हाथ को उसके चेहरे को छूकर देख रहा था। उमल जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बेटू, कुछ भी नहीं हुआ हमें। आप बैठिए पहले, वो उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली और फिर उसे अपने हाथ से ग्लास उठाकर पानी पिलाने लगी। काफी देर बाद जाकर अरण्य कुछ रिलैक्स हुआ था। बेटू, कहाँ थी आप? अरण्य ने उससे सवाल किया। आपको हम याद है ना? अरण्य के सवाल पूछने पर आर्या ने कहा। पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए। वो उमल जी, कैंप का काम खत्म करने के बाद हम वहाँ से निकल रहे थे पर एक बूढ़ी दादी अकेली ही आई थी और उनका गांव वहाँ से कुछ दूर था तो हमने सोचा कि हम उन्हें छोड़ आते हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। हमने उसी के थोड़ी देर पहले ही आपसे बात भी तो की थी ना। हम उन्हें छोड़ने गए तो उन्होंने घर बुला लिया और थोड़ा टाइम लग गया और फिर जब हम वापस आने के लिए ऑटो लिए तो मौसम खराब हो चुका था। बारिश तूफान बहुत ज़्यादा थी जिसमें ऑटो भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आगे का रास्ता भी बंद हो गया तो हमने सोचा कि हम अर्थ को कॉल करके बता दें पर हमारा फ़ोन ऑफ हो चुका था। वहाँ पर कहीं ठीक से रुकने की भी जगह नहीं थी। हम कुछ आगे आए तो एक झोपड़ी थी जो एकदम खाली थी। सुनसान रात में और इतनी भारी बारिश में उसमें रुकने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर जब बारिश बंद हुई तब हम किसी तरह वहाँ से आए तो पता चला कि आप हमारे लिए यहाँ तक आ गए। फिर हमने फ़ोन ऑन करके आपको कॉल किया। उसने जो भी हुआ था सब कुछ अरण्य को बता दिया। वैसे हमें नहीं पता था कि हमारी उमल जी हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। खुशी तो हो रही थी कि कोई हमसे इतना प्यार करता है, बिल्कुल फिल्मों के हीरोज जैसा। सुपर स्टार। वो अरण्य को खामोश देखकर मस्ती करते हुए बोली पर अरण्य ने एक झटके से उसकी बाँह पकड़कर अपने बिल्कुल करीब खींच लिया था। मजाक लग रहा है बेटू आपको ये सब? हमने कैसे खुद को संभाला था इतनी देर तक, बस हम जानते हैं। आप जिंदगी हैं हमारी, आपको क्यों समझ में नहीं आता है? मस्ती मजाक एक वक्त तक ही अच्छा लगता है, सबकी हेल्प करना अच्छी बात है पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप हमसे खिलवाड़ करेंगी। अगर आपको कुछ होता है तो हम पल पल मरते हैं और आप हैं कि आज अगर आप नहीं मिलती तो हम भी लौट कर नहीं जाते यहाँ से, समझी आप? वो उसकी बाजुओं को कसकर पकड़े हुए था। आर्या को खो देने का डर शायद बहुत ज़्यादा था। आर्या को दर्द भी होने लगा था उसकी पकड़ से। उसने अपनी आंखें भींच ली थी और जब आंसुओं की कुछ बूंद उसके गाल पर बहकर आई तब जाकर अरण्य को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। गुस्से और नाराजगी में वो क्या करने लगा था। उसने जल्दी से आर्या का हाथ छोड़ा और देखा तो उसकी बाँह पूरी लाल हो चुकी थी। बेटू, बच्चा, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर दिस बिहेव। हमारी वजह से आपको दर्द हुआ। वो जल्दी से इधर उधर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा और वो मिलते ही आकर उसके पास बैठा। उसने आर्या के आंसू साफ करने को किए पर उसने अरण्य का हाथ झटक दिया। बेटू, क्या बेटू? हाँ क्या बेटू? आपको दर्द हुआ वो दिख रहा है आपको, और हमारा क्या? हमें तो भूल ही गए थे आप। उसका क्या? हमारी जान नहीं निकली आपको उस हालत में देखकर, और जब होश में आए तब आपको सब याद थे हमें छोड़कर। हमें अपनी बीबी तक आप नहीं मान रहे थे, हमें छोड़ना चाहते थे। अब आपको हमारी फिक्र हो रही है। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू, जाइए आप यहाँ से। वो उसको धक्का देते हुए रोते हुए बोले जा रही थी। बच्चा, बेटू यार, हमें कोई बात ही नहीं करनी आपसे, आप जाइए यहाँ से। वो नाराज सी बोल रही थी।
अरण्य उसके पास आने को हुआ तो वो उठकर खड़ी हो गई और उसके कुछ कहने से पहले ही वो वॉशरूम की तरफ चली गई। अरण्य बेटा, अब ठीक है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन्हें रुलाया है, इतना परेशान किया है तो तुझे तो परेशान होना ही है अपनी बेटू के लिए, वो बड़बड़ाते हुए बोला। आर्या को ठीक देखकर अब उसे तसल्ली थी, पर आर्या का नाराज होना उसे चुभ रहा था। थोड़ी देर बाद आर्या बाथरूम से बाहर आई और एक नज़र अरण्य पर डालते हुए वो बेड के एक साइड आकर लेट गई। अरण्य जो उससे बात करने की कोशिश में था वो उसे देखता ही रह गया और फिर लाइट्स ऑफ कर वो भी खामोशी से दूसरी तरफ लेट गया और आर्या को देखा जिसने दूसरी तरफ चेहरा कर रखा था। अरण्य ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया। उमल जी आप, वो चिढ़कर कुछ बोलने को हुई कि अरण्य ने बिना कुछ कहे उसके होठों को लॉक कर दिया और आर्या जो अब तक उससे दूर जाने की कोशिश में लगी हुई थी वो शांत सी हो गई थी। लगभग 5 मिनट में अरण्य ने उसके लबों को आज़ाद करते हुए उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। बेटू, अगर हमारी वजह से आपको जरा सी भी तकलीफ होती है तो उससे कहीं ज़्यादा दर्द हम भी महसूस करते हैं, ये सोच कर ही कि हमने अपने उस बच्चे को हर्ट किया। आपकी नाराज़गी बिल्कुल ठीक है, पर आप अपने उमल जी से दूर तो मत होइए, वो बोला तो आर्या जिसकी आंखें भर आई थी उसने खामोशी से उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया। कुछ नहीं बोली वो। अरण्य भी अब शांत ही रहा, जाने कब वो दोनों नींद की आगोश में चले गए थे। रात तो अरण्य के आने पर अर्थ और स्मृति आर्या के पास से चले आए थे, पर अब अर्थ रेडी होकर रूम से निकल ही रहा था कि स्मृति ने उसे टोका। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? आर्या से मिलकर आता हूँ, फिर सब साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं, उसे और जीजू को भी बुला लेता हूँ, अर्थ ने कहा तो उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा हुआ कि आर्या सही सलामत मिल गई, वरना जीजू का गुस्सा तो जैसे हम पर ही निकलता और फिर आर्या को अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाता कभी। अर्थ खुद में ही बोला और आर्या के रूम के बाहर आया। उसने डोर नॉक किया। आर्या और अरण्य जो काफ़ी देर से सोए थे वो अभी भी सो ही रहे थे कि डोर नॉक होने से अरण्य की नींद खुली तो उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। आर्या उसके ऊपर ही सोई हुई थी, जो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। आज की सुबह सच में काफ़ी अच्छी थी उसके लिए। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सिर को चूम लिया। गुड मॉर्निंग बेटू, वो धीमे से उसके कान के पास बोला। उमल जी सोने दीजिए ना, वो बड़बड़ाई। तब तक डोर दोबारा से नॉक हुआ और अरण्य ने आहिस्ता से उसे बगल में लिटाया और फिर बिस्तर से उतरकर डोर ओपन करने के लिए बढ़ गया। गुड मॉर्निंग, डोर खुलते ही सामने अरण्य को देखकर अर्थ ने कहा। गुड मॉर्निंग, अरण्य ने जवाब दिया। आप अभी नाराज हैं मुझसे? अरण्य की बातों में रूखापन महसूस करके वो बोल पड़ा। वजह तुमने ही दी है, बेटू को खुद से इतना दूर मैंने कभी नहीं भेजा, और भेजा भी था तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें संभालना, या फिर बस कहने भर की दोस्त है? अरण्य ने कुछ उखड़े स्वर में कहा। आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपको उसकी फिक्र है तो मुझे भी अपनी दोस्त की बहुत परवाह है। इस बात के लिए तो आज इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते मुझ पर। मैं कैंप से जल्दी इसलिए आया था क्योंकि स्मृति की तबीयत खराब थी और आर्या ने ही मुझे आने को कहा था। वैसे भी मैं आपको समझा ही क्यों रहा हूँ, जिसे मेरी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे आर्या से मिलना था, कहाँ है वो? अर्थ ने भी अपने ही अंदाज में कहा तो अरण्य की आंखें सिकुड़ी। सो रही है वो, और आप स्मृति पर ध्यान दीजिए, अपनी आर्या के लिए हम हैं, वो बोला। उन दोनों की बातें सुनकर आर्या भी उठ चुकी थी और आंखें मसलते हुए दरवाजे तक आई। अर्थ, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह यहाँ? बस तुझे देखने आया था, ठीक है ना? अर्थ अरण्य को इग्नोर करके उसके सामने आते हुए बोला। आर्या ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर फ्रेश होकर बाहर आ जाना, सब साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे भी आज कैंप का लास्ट डे है तो थोड़ा ज़्यादा काम होगा। हाँ, हम आते हैं, पहले ही उठने में काफ़ी लेट हो चुका है, आर्या ने कहा तो वो चला गया। वो अब जल्दी से नहाने चली गई। आर्या के नहाने जाने के बाद अरण्य ने अपना फ़ोन उठाकर देखा, जिस पर घर से कई कॉल आई हुई थी। रात को वो बिना किसी को बताए ही आ गया था तो ज़रूर अब उसे ना देखकर सब परेशान हो रहे होंगे। उसने अब उर्मिला जी को कॉल लगाया। अरण्य, कहाँ हैं आप बेटा? इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल गए? आप ठीक तो हैं ना? जी मासा, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो दरअसल हम जयपुर आए हैं। जयपुर?
जी, कुछ ज़रूरी काम था तो रात को ही निकलना पड़ा था और जल्दबाजी में हम बता नहीं पाए। आप आर्या के साथ हैं? उर्मिला जी ने सवाल किया। कुछ देर उसने उर्मिला जी से बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। आर्या जो जल्दी में अपने कपड़े भी ले जाना भूल गई थी, उसने बाथरूम से उसे आवाज़ दी। हाँ बेटू कहिए, वो दरवाजे के पास आकर बोला। वो हम कपड़े लाना भूल गए हैं, आप रूम से बाहर जाइए। पर आपको कपड़े पहनने हैं तो आप बाथरूम से बाहर आइए, हमारे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है इसमें? वो जानबूझकर उसे तंग करता हुआ बोला। उमल जी, हमारा मूड मत खराब कीजिए आप आइए बाहर जैसी हैं। आप जा रहे हैं कि नहीं? वो वार्निंग देते हुए बोली तो अरण्य ने इनकार किया और अब आर्या भी टॉवल में ही बाथरूम से बाहर आ गई तो अरण्य चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे ही आ जाएगी। उस वाइट रंग की टॉवेल में उसका गोरा बदन गर्दन से नीचे छुपा हुआ था। बाल गीले थे जिनसे पानी टपक कर उसके चेहरे पर गर्दन को भिगो रहा था। वो कबर्ड की तरफ बढ़ी तो अरण्य भी उसके पीछे आया और अपने गले को तर करता हुआ उसकी तरफ झुका और धीमे से उसके कान में बोला, बेटू नाराज़गी दिखा रही हैं आप या फिर हमें तड़पा रही हैं? उसकी गर्म सांसें अपने ठंडे पड़ चुके कान और गर्दन पर महसूस कर वो सिहर सी गई। फिर भी खुद को संभालते हुए कबर्ड से अपने पहनने के लिए कपड़े निकालते हुए बोली, हमें नहीं तड़पाया क्या आपने? अच्छा, तो बदला लिया जा रहा है हमसे? बिल्कुल। तो बताइए अब कैसे मनाएं हम अपनी बेटू को जो इतनी हॉट बनकर घूम रही है हमारे सामने? वो उसे अपनी तरफ घुमाता हुआ बोला। अब वो भी हम बताएं आपको? वो अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर बोली। आपके उमल जी को ये सब नहीं आता बच्चा, तो आपको ये हेल्प करनी होगी ना। वो मुस्कुराकर उसके गाल खींच कर बोला। साड़ी पहनाइए आप हमें। उसके कहने पर अरड़े ने उसे हैरानी से देखा। बेटू यार, ये सब हमें कहाँ आता है? साड़ी पहननी ही क्यों है आपको? आप सूट या फिर टॉप? नहीं, हमारी साड़ी पहनने का दिल है और आप हमें पहनाएंगे नहीं तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो मुंह फुलाते हुए बोली। अरण्य ने कुछ पल तक उसे देखा। उसका बचपना, उसकी शरारतें ही तो उसकी जान थी। उसको यूं खुद को प्यार से देखता पाकर आर्या ने नजरें चुराई तो वो मुस्कुराया। जो हुक्मरानी साहिबा, अब आप जाकर ब्लाउज और अंडर स्कार्फ पहनेंगी या फिर? वो बोल ही रहा था कि आर्या ने उसके गाल पर अपने दांतों के निशान छाप दिए। आप ना बहुत बोलने लगे हैं, कहकर वो बाथरूम में भाग गए। आज कैंप का लास्ट डे था तो काम भी थोड़ा ज़्यादा ही था। आर्या और अर्थ कैंप के लिए चले गए थे। स्मृति रूम में ही बैठी हुई थी और अरण्य, उसे भी अपने कुछ काम से यहाँ के ऑफिस जाना था, किसी मीटिंग के सिलसिले में, तो वो ऑफिस चला गया था। इधर अविरल, जो कान्हा को गोद में उठाए अभी अभी बाहर से आया था, उसने निशा को आवाज़ दी तो वो किचन से बाहर आई। मम्मा, वो निशा को देखते ही उसकी तरफ हाथ फैला चुका था। निशा ने उसे अपनी गोद में ले लिया। क्या हुआ, आज तो बहुत जल्दी आ गए पार्क से खेलकर? निशा ने उसका गाल छूते हुए कहा। काफ़ी चिड़चिड़ा लग रहा है ये, वहाँ भी शांत ही था, खेलने की जगह बच्चों से लड़ रहा था तो मैं वापस ले आया, वो बैठते हुए बोला। कान्हा, क्या हुआ बेटू? निशा ने प्यार से उसके गाल से हाथ लगाकर पूछा, पर वो कुछ कहने की बजाय उसके कंधे पर सिर रख चुका था। हमें लग रहा है कहीं इसे फीवर तो नहीं आ रहा, इतना शांत तो ऐसे नहीं होता है, निशा उसकी फिक्र करते हुए बोली। हमें बुई चाहिए, वो अविरल के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा। बुई को मिस कर रहा है मेरा बेबी, तो बोलना चाहिए था ना। आजा, कॉल करते हैं आपकी बुई को, अविरल ने मुस्कुराते हुए कहा तो निशा उसके बगल में ही कान्हा को लेकर बैठ गई और अविरल ने आर्या को वीडियो कॉल लगा दिया। आर्या ने 2-4 रिंग पर ही कॉल रिसीव कर लिया था। वो इस वक्त कैंप से ही निकल रही थी। अरे, आज तो हमारा बेबी भी है कॉल पर, उसे स्क्रीन पर देखते ही वो मुस्कुराकर बोली। लाडो, बहुत मिस कर रहा है ये तुझे, खेलने भी गया था पर वहाँ भी इसका मन नहीं लगा और अब पूछने पर बताया कि तेरी याद आ रही है, अविरल ने उसे बताया। यस बुई, आई मिस यू ढेर सारा, वो अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए बोला तो आर्या को उस पर बहुत प्यार आया। हमारा बच्चा, हमारी जान, बुई भी आपको बहुत सारा मिस कर रही हैं, कल परसों में आपके पास पहुंच जाएंगी। सच्ची? वो खुश होता हुआ बोला। हाँ मेरा बच्चा, सच्ची। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है तू तो, ऐसा क्या खजाना मिल गया तुझे? अविरल के हाथ से फ़ोन लेते हुए
निशा ने उससे सवाल किया। जो मिला है वो भी किसी खजाने से कम नहीं, आर्या ने हंसकर कहा। क्या? उमल जी, उनकी मेमोरी वापस आ गई है, उन्हें हम याद आ गए, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, वो खुश होकर उसे बता रही थी। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल कट किया। उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा। रोड के उस पार अरण्य खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। गाड़ी से टिक कर खड़ा था वो, ब्लू पैंट, वाइट शर्ट और उस पर कोट, एक हाथ पॉकेट में डाले वो उसको ही देख रहा था। अरण्य को आया हुआ देखकर उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, अर्थ के साथ आ जाते हम। आर्या रोड क्रॉस करके उसके पास आते हुए बोली। आपके लिए कुछ करने से हमें परेशानी नहीं होती, वो मुस्कुराकर उसके लिए डोर ओपन करता हुआ बोला। आर्या ने कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अरण्य भी आकर दूसरी तरफ बैठा। भूख लगी होगी ना आपको, बताइए क्या खाएंगी? अरण्य ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उससे सवाल किया। कुछ नहीं, वो बाहर की तरफ देखते हुए बोली। अरण्य ने उसकी हथेली थामकर अपनी थाइस पर रखी तो आर्या ने उसकी तरफ देखा। बेटू, हमें नहीं बर्दाश्त यार आपकी नाराज़गी, आपको जो भी सज़ा देनी हो दे दीजिए। आप अपने उमल जी को, लेकिन यूँ चुप रहकर हमें और मत सताइए। इतने दिन आपके साथ होकर भी आपके बिना ही रहे हैं हम, पर अब हमसे नहीं होगा, आपकी चुप्पी हमसे सहन नहीं होती। वो इस बार काफ़ी गंभीर था और जाने क्यों आंखें भी कुछ लाल सी हो गई थी। ये देखकर तो आर्या की सारी मस्ती धरी की धरी रह गई। कहाँ उसने सोचा था कि वो खूब तंग करेगी अरण्य को, पर उसे ऐसे देखकर वो भी तड़प सी गई। उमल जी, बेटू, हम सच कह रहे हैं यार, आप जिंदगी हैं हमारी, आपके बिना तो एक पल भी हमारा गुजारा नहीं होता। आपको तकलीफ देकर हम कभी खुश रह सकते हैं क्या? वो गाड़ी एक रेस्टोरेंट के किनारे पर रोकता हुआ आर्या की तरफ देखकर बोला तो आर्या ने उसकी हथेली के पिछले हिस्सों को अपने होठों से छू लिया। उमल जी, हम सब समझते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप हमसे किस हद तक प्यार करते हैं। हम बस आपको जरा सा परेशान कर रहे थे, वरना हम कम नहीं तड़पे हैं आपको उस हालत में देखकर। हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, बशर्ते उसमें आपका साथ होना चाहिए। हमारी ताकत, हमारी कमजोरी सब आप ही हैं उमल जी, जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब से ठीक से समझा है, पापा के बाद आप ही हमारी दुनिया हुए, और पापा को खोने के बाद सबसे बड़ा डर आपसे था। उस रोज़ जब आपको हॉस्पिटल में देखा था, तब बस यही लगा कि अगर आपको कुछ हुआ तो उसी वक्त हमारी भी जान निकल जाए। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसने अरण्य का हाथ अपने माथे से लगा लिया था। बेटू, बस बच्चा ऐसा नहीं कहते, अरण्य ने अपने अंगूठे से उसकी आंखों की नमी को साफ करते हुए कहा और फिर उसकी दोनों बंद पलकों को चूमते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। आर्या ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। आर्या, अब चले बाहर, भूख लगी होगी आपको। वो जो उसके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी। अरण्य ने उसका सिर सहलाते हुए प्यार से कहा। आपको कैसे पता होता है सब? हमें ना सच में भूख लगी है, वो अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोली। तो अरण्य मुस्कुराया। क्योंकि आपकी जान हम में बसती है, वो उसके गाल खींचकर बोला। वो दोनों गाड़ी से बाहर आए और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। अरण्य के मन में कुछ चल रहा था। उसने फ़ोन में टाइम देखा और फिर आर्या को बैठाकर ऑर्डर देने चला गया। उमल जी, अब होटल चलिए ना, अब कितना टाइम हो गया टहलते हुए? आर्या ने एक नज़र अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए उसके कंधे से सिर टिकाकर कहा। रात के 11 बज चुके थे और अरण्य कहीं कुछ तो कहीं कुछ करके बहाने से उसे रोक रहा था। आप हमारे साथ बोर हो रही हैं क्या? नहीं उमल जी, पर कल सुबह हमें यहाँ से निकलना भी है, टाइम से जाते तो हम पैकिंग तो कर लेते ना। सब हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हेल्प कर देंगे आपकी। जी ज़रूर, पर अभी चलिए ना, वो थके से लहजे में बोली तो अरण्य ने अपना सर हिलाया और गाड़ी होटल की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों होटल आए तो आर्या आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। डिनर तो उन्होंने बाहर ही किया हुआ था। चेंज कीजिए पहले, ऐसी नींद नहीं आने वाली आपको, अरण्य ने उसे यूं देख कर कहा। उमल जी, हमारा मन नहीं है, हम आज बहुत थक गए हैं और नींद भी आ रही है, वो अलसाई हुई सी बोली। पर बिट्टू, ऐसे सो नहीं पाती हैं आप, उठिए। अच्छा जल्दी से, हम आपका नाइट सूट दे रहे हैं।
अरण्य ने कबर्ड से उसकी ड्रेस निकालते हुए कहा और फिर उसे ज़बरदस्ती चेंज करने भेजा। जब वो रूम में आई तो अरण्य रूम में नहीं था। अब ये कहाँ चले गए? वो उसे इधर-उधर ढूंढते हुए बोली, पर अरण्य नहीं दिखा तो बालकनी में आई। वो वहाँ भी नहीं था। बगल वाली बालकनी में उसे स्मृति और अर्थ दिखे तो वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। अब ये आज हमारी उमल जी को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, वरना तो नाइट आउट के लिए रेडी ही नहीं होते। और आज इनका यहाँ आने का ही मन नहीं था, अब आए भी तो पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोली और फिर फ़ोन उठाकर अरण्य को कॉल लगा दिया। हाँ बच्चा कहिए, क्या कहिए, आपको आज सोना नहीं है क्या? अब कहाँ चले गए हैं आप? कहीं नहीं, बस टेरेस तक आए थे। आप भी आ जाइए, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। यार आप इरिटेट कर रहे हैं अब हमें, वो बुरा सा मुँह बनाकर बोली। आर्या आइए ना बेटू, अपनी उमल जी का आप इतना भी कहना नहीं मान सकती। उसके कहने पर अब आर्या ने हामी भरी और खुद को एक नज़र मिरर में देखा। डार्क रेड नाइटी में वो हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। उसने मुंह बनाते हुए अपने बिखरे बालों को ठीक किया और फिर टेरेस पर आई, लेकिन यहाँ काफ़ी अंधेरा था। उमल जी कहाँ हो आप? वो कुछ घबराते हुए बोली और एक दो कदम बढ़ाए कि उसे किसी के कदमों की आहट हुई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कल का पार्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।